मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा और पैसे के अभाव में कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपके अंदर काबिलियत है और लगन है कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस प्लेटफॉर्म पे बिटोला लीगल पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जिसमें मैं कवर करूंगा सारे सब्जेक्ट्स जो भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले सारे मेजर सब्जेक्ट्स, उसके बाद जो स्टेट स्पेसिफिक लोकल लॉज होते हैं, वन बाय वन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, मैं वन बाय वन सब कुछ कवर करूंगा। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि इस चैनल पे इतना कंटेंट हो और वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे कि आप में से कोई भी केवल इस वजह से कि उसके पास किसी बड़े शहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है या किसी कोचिंग के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कोई इंसान जो बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है और उसके पास उसके बावजूद भी राइट गाइडेंस नहीं है, इन सारी चीज़ों के अभाव में आप जज बनने से, अपनी लाइफ में लॉ को अच्छे से समझने से आप रुक ना जाओ। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो लास्ट लेक्चर्स अभी हमने SRA के अपलोड किए वो आप सब लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। आई नो कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए ये लेक्चर्स अपलोड करने में, बट क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और मुझे मौका नहीं मिल पाया, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हम अगले कुछ दिनों में ख़त्म करने वाले हैं और उसके बाद जैसा कि बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स आए हैं, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है दूसरे सब्जेक्ट शुरू करने के लिए। पर दूसरे सब्जेक्ट्स तो मैं वैसे भी शुरू करता ही, पर ख़ास तौर पे जो रिक्वेस्ट आई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आई है। तो जैसे ही हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ख़त्म करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स मैं अपलोड करना शुरू करूँगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैंने इसी तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की कंप्लीट कवरेज की है, जिसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। लिमिटेशन एक्ट भी हमने बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, जैसा कि मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में करता हूं। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के भी अब तक 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। एज यू कैन सी, ये हमारा 12th लेक्चर है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज पाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट एपिसोड से सारे के सारे आप सब्जेक्ट्स को देखिए, तब आपको उनका एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पाएगी। राइट, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 21 और सेक्शन 24। ये सेक्शंस कॉम्पनसेशन से डील करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये लेक्चर पढ़ेंगे, जब ये लेक्चर आप देख रहे होंगे, तो आपके सामने आपका बेयर एक्ट ओपन होगा, क्योंकि बिना बेयर एक्ट के आप लॉ नहीं पढ़ सकते। राइट, तो आइए देखते हैं सेक्शन 21 क्या कहता है। सेक्शन 21 बात करता है पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। राइट, पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। तो देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने अभी तक एक जो रेमेडी पढ़ी, वो पढ़ी हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने काफी इलैबोरेटली डिस्कस किया है, पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में केवल अकेली रेमेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। इसके अलावा कौन सी रेमेडीज दी गई हैं? इंजंक्शंस दिए गए हैं। राइट, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ है। उसके अलावा रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। रेसिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, डिक्लेरेटरी डिक्री दी गई है। डिक्लेरेटरी डिक्री का प्रोविजन है। साथ ही साथ हम इनके साथ क्या मांग सकते हैं? कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इन सारी रेमेडीज से डील करता है। तो अभी तक हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ा था। आज हम समझते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी अवॉर्ड किया जा सकता है। राइट, तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं बहुत ही आसान भाषा में, तो अपन ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान था जिसका नाम था अगम। राइट, एक दूसरा इंसान था, उसका नाम था अमन। अब ये अगम और अमन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अगम अमन को 5 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोवाइड करेगा अमन के लिए, अमन को। राइट, एक पर्टिकुलर डेट तक करेगा, और वो डेट हम मान लेते हैं 25 मार्च
2023, राइट। ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। अब 25 मार्च 2023, 25 मार्च 2023 डेट क्यों थी? क्योंकि अमन की शादी थी 29 मार्च को, 29 मार्च को। तो यहां पे क्या था, यहां पे ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये गेहूं इसको मिले, इतना व्हीट मिले, क्योंकि शादी थी तो शादी में जरूरत होगी, राइट। वो पार्टी दे रहा है, लोग आएंगे, तो बिना व्हीट के कैसे होगा। तो अब क्या हुआ, अगम ने बोला ठीक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अमन ने उसको एडवांस में कुछ पैसे दे दिए। पर फिर क्या हुआ कि 18 मार्च को बेसिकली क्या हुआ, 18 मार्च को या सपोज 1 मार्च को क्या हुआ, अगम ने मना कर दिया। अगम ने बोला कि नहीं, मैं ये जो गेहूं है मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, राइट। अब इस केस में अमन को क्या करना पड़ा, अमन की तो शादी है 29 मार्च की, तो अमन को तो चाहिए ये गेहूं। अमन ने क्या किया, अमन ने एक सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, किसके अगेंस्ट, अगम के अगेंस्ट। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा सामने वाली पार्टी को ऑनर करना पड़ेगा और एनफोर्स करना पड़ेगा, यही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके साथ साथ अब क्या हुआ कि अमन ने यह भी बोला कि अगम मुझे ये व्हीट प्रोवाइड नहीं कर पाया है, मतलब इसने बोला कि मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटल एगनी हुई, क्योंकि अब मुझे लगा कि यार अचानक से मैं ये कहाँ से अरेंज करूँ और मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो मुझे इसके लिए कॉम्पनसेशन भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया है। तो प्लस कोर्ट क्या अवार्ड कर सकता है, कोर्ट अगम को ये ऑर्डर करेगा कि इसको 25 मार्च तक आप 5 केजी व्हीट दो, 5 क्विंटल्स व्हीट दो प्लस कॉम्पनसेशन दो, राइट। तो ये एक सिनेरियो हो गया जहां पे कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा, मान लो अगम ने 18 मार्च को बताया अमन को। अब इस केस में अमन ने कोर्ट को अप्रोच करा, कोर्ट को अप्रोच करते करते 22 मार्च हो गई, और जब तक कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब तक क्या हुआ, 30 मार्च हो गई, राइट। अमन की शादी हो गई इस दौरान तक। अब अमन को यहां से तो व्हीट मिला नहीं, तो अमन ने क्या किया, अमन ने किसी और पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी से गेहूं किसी तरीके से अरेंज किया। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि जो 5 क्विंटल गेहूं, जो 5 क्विंटल जो गेहूं था, ये इसको 5,000 रुपए का पड़ रहा था लेट से, वो इसको मिला 10,000 में। कितने में मिला, 10,000 में मिला। तो अब उस केस में क्या कर सकता है, उस केस में अमन, उस केस में कोर्ट क्या करेगा, अब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराने का तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी तो हो गई है गेहूं की, अब तो जरूरत है नहीं, जरूरत जब थी तब तो मिला नहीं। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में कोर्ट अमन को क्या करेगा, कॉम्पनसेशन दे सकता है। कोर्ट क्या अवॉर्ड कर देगा, कॉम्पनसेशन दे देगा कि भाई आपको जो लॉस हुआ है आपको हम उसके लिए कॉम्पनसेट करेंगे, अगम ने जो ब्रीच किया है। बात समझ आई? तो बेसिकली आप ये यहां पे देख सकते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सूट में भी कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 21 के प्रोविजंस को। ये मैंने एट द आउटसेट आपको कंसेप्ट बता दिया कि कैसे सेक्शन 21 वर्क करता है। देखिए सेक्शन 21 का अगर हम सबसेक्शन 1 देखें तो ये क्या कहता है, it says in a suit for specific performance of contract the plaintiff may, right, plaintiff claim कर सकता है अगर वो चाहे। plaintiff may also claim compensation for its breach in addition to such performance। देखिए in addition to ये जो वर्ड है ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया। इससे पहले यहां पे लिखा हुआ था either in addition to or in substitution of, right। मतलब या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जगह पे कॉम्पनसेशन, राइट। बट अभी क्या है कि दोनों चीजें साथ में क्लेम कर सकता है। तो 21 का 1 क्या कहता है, बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉम्पनसेशन, राइट। ये दोनों चीजें किसमें, इन सेम सूट। इसके लिए अलग अलग सूट नहीं डाले जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वो एक सूट फाइल करे और कोई भी इंसान, और कॉम्पनसेशन के लिए दूसरा सूट फाइल करे, ऐसा नहीं होगा। अगर ये ए है और ए ने
ये सूट फाइल किया है तो एक ही सूट में ये दोनों रेमेडीज के लिए प्रे करेगा, कॉम्पनसेशन के लिए भी प्लस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, राइट। अब सेकेंड सबसेक्शन देखते हैं इसका क्या कहता है। इट सेज इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड बट दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज व्हिच हैज बीन ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट and that the plaintiff is entitled to compensation for that breach, it shall award him such compensation accordingly। तो बेसिकली देखो इसमें अब 21(1) तो आपको समझ आया। अब 21 सबसेक्शन 2 में क्या बोल रहा है, मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था अगम और अमन वाला। उसमें क्या था, एक केस में कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया, अगम को बोला कि आप अमन को ये गेहूं दो प्लस कॉम्पनसेशन दो। दूसरा केस क्या था, उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं था, तो उस केस में क्या अवार्ड किया कोर्ट ने, केवल कॉम्पनसेशन अवार्ड किया था। तो सबसेक्शन 2 ऐसी ही सिनेरियो की बात कर रहा है। अब सबसेक्शन 2 को अगर हम देखें तो वो एक और चीज की बात कर सकता है, एक और एग्जांपल हम सबसेक्शन 2 में ले सकते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए, राइट। क्या कह रहा है ये, वेयर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, राइट। ये कोर्ट को लगता है कि ये केस ऐसा है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने का कोई मतलब नहीं है, पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो इस वजह से क्या अवार्ड करना चाहिए, कॉम्पनसेशन अवार्ड करना चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगा, कॉम्पनसेशन अवार्ड कर देगा। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, अब एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो। मैंने आप सबको सेक्शन 14 पढ़ाया हुआ है। सेक्शन 14 का अगर हम जब सी पढ़ते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं, राइट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि किसी इंसान की पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं। पर्सनल क्वालिफिकेशन जैसे कि ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी क्या करेगा, ए के होटल में गाना गाएगा, राइट। तो अब अगर बी नहीं गाना चाहता है तो क्या ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है बी के अगेंस्ट? क्या बी को कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि नहीं, कोर्ट ये ऑर्डर करे कि बी मेरे होटल में गाना गाए या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे? नहीं कर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, इस सिंगिंग जो है ये इस इंसान की, बी की पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है। तो इस वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकता। हम बहुत क्लियरली पढ़ चुके हैं। आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना चाहिए। जब मैंने आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था और उसके एक्सेप्शंस पढ़ाए थे, राइट। तो ऐसे केसेस में अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकता, तो क्या ग्रांट करेगा, केवल कॉम्पनसेशन ग्रांट करेगा, राइट। तो मतलब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी के होटल में 31 दिसंबर को, राइट, या 31 दिसंबर छोड़ते हैं, वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो 14 फरवरी को करवाते हैं, राइट। तुम लोगों को ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, ज्यादा मजा आएगा। तो बेसिकली 14 फेब को ए ने बोला, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी गाना गाएगा ए के होटल में, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। बट बी ने क्या किया, 13 फेब को मना कर दिया। बी ने बोला कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, राइट। बी कोर्ट में गया, सॉरी ए कोर्ट में गया 13 फेब को, या पहले मना करे तो ए क्या गया, ए कोर्ट में गया और उसने बोला कि आप हमें, बी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है और कोर्ट को प्रे किया कि आप इनको आदेश करो कि ये गाना गाएं आके होटल में। तो कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट बोलेगा क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बी की पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है, इसलिए इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, विच मीन्स कोर्ट कैनॉट कंपेल बी टू सिंग द सॉन्ग इन एज होटल, राइट। क्यों? क्योंकि हम बहुत क्लियरली पढ़ चुके हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये बोलेगा कि इफ यू वांट आई कैन गिव यू कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्योंकि अगर ऐसे में अगर कुछ भी कॉम्पनसेशन भी इसके अगेंस्ट इसको अवार्ड नहीं किया जाएगा तो फिर इसके पास तो कोई रेमेडी नहीं बची, इस लूप होल का तो फायदा ये उठा लेगा, राइट। तो इस केस में कोर्ट क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट नहीं करेगा पर ए को कॉम्पनसेशन देगा। किससे कॉम्पनसेशन दिलवाएगा, बी से कॉम्पनसेशन दिलवाएगा। तो आई होप आपको 21 सबसेक्शन 2 भी क्लियर होगा। अब देखिए सबसेक्शन 2 को हम पढ़ते हैं सेक्शन 24 के साथ, राइट। इसको हम किसके साथ पढ़ते हैं, सेक्शन 24 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ पढ़ते हैं। तो देखते हैं 24 क्या कहता है। इट सेज बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है ये,
the dismissal of a suit for specific performance of a contract or part thereof shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for breach of such contract, right? But shall not bar his right to sue for any other relief to which he may be entitled by reason of such breach. तो बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है 24, राइट? 24 क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट डाला था, एक सूट फाइल किया था किसी ने, जैसे हमने अगम और अमन वाला एग्जांपल लिया था, हम दोबारा लेते हैं। इन दोनों ने क्या किया, अमन ने अगम के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने अमन का ये सूट, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हम नहीं ग्रांट कर सकते। तो उसी सूट में अमन को क्या करना पड़ेगा, अमन को कॉम्पनसेशन भी क्लेम करना पड़ेगा, राइट? तो अमन को ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है, आप अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट नहीं कर सकते हो तो आप हमें मुझे कॉम्पनसेशन तो दो, राइट? तो पर अगर किसमें, सेम सूट में, राइट? पर अगर अमन उसमें कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं करता है और अल्टीमेटली सूट क्या हो जाता है, अमन का सूट डिसमिस हो जाता है, तो उस केस में जब ये सूट डिसमिस हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला और उसमें कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया, तो अमन क्या कर सकता है, अमन फिर से सूट नहीं फाइल कर सकता कॉम्पनसेशन के लिए, राइट? एक नया सूट अगम के अगेंस्ट फॉर कॉम्पनसेशन नहीं फाइल कर सकता। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, राइट? कि अगर आपको कॉम्पनसेशन क्लेम करना है तो आप सेम सूट में क्लेम करो, और अगर आप सेम सूट में क्लेम नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा, आप एक नया सूट फाइल नहीं कर सकते कॉम्पनसेशन के लिए सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। ये बात सेक्शन 24 कहता है, राइट? ऐसा क्यों? ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके। अदरवाइज आप एक सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फाइल करोगे, फिर एक सूट कॉम्पनसेशन के लिए फाइल करोगे, इससे लिटिगेशन बढ़ेगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको अगर कॉम्पनसेशन चाहिए और आपको लगता है कि आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसी सूट में कॉम्पनसेशन मांग लीजिए। अब मान लो, अब आपके दिमाग में सिचुएशन ये आ सकती है, दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई उसको शुरुआत में तो नहीं पता होगा अमन को कि इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, उसको तो ये उम्मीद होगी कि कोर्ट ग्रांट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, अगर आप वापस से सेक्शन 21 में आएंगे और सेक्शन 21 में आके आप सबसेक्शन 5 का प्रोविजो देखेंगे। 5 क्या बोल रहा है, इट सेज नो कॉम्पनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कॉम्पनसेशन इज इन हिज प्लेंट। मतलब प्लेंटिफ को, इस केस में अमन को, कोई भी कॉम्पनसेशन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो मांगेगा नहीं कोर्ट से। कोर्ट अपने आप कॉम्पनसेशन अवॉर्ड नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा प्लेंटिफ को, क्लेम करना पड़ेगा कॉम्पनसेशन, कोर्ट से प्रे करना पड़ेगा कि सर हमें आप कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कीजिए। अब देखो इसका प्रोविजो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इट सेज प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड एनी सच कॉम्पनसेशन इन द प्लेंट, द कोर्ट शैल at any stage of the proceedings allow him to amend the plaint on such terms as may be just for including a claim for such compensation, right? तो ये जो इसका प्रोविजो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर किसी पार्टी ने शुरुआत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जब सूट फाइल किया तो उसमें उसने कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया, तो बाद में, अब जैसे ये अगम और अमन वाला केस अपन पढ़ रहे थे, इसी के साथ मैं आपको समझाता हूं दोबारा से। शुरुआत में अमन ने क्या किया, कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया, केवल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास क्या रेमेडी है, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ये कहां होता है, ये होता है ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी में। ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी में क्या होता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स होता है। तो अब क्या होगा, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए ये एक एप्लीकेशन डालेगा, कोर्ट इसको अलाउ कर देगा। कब डाल सकता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की एप्लीकेशन, एट एनी स्टेज, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, प्री में पूछा जाता है, एट एनी स्टेज। और देखो क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेंट। मतलब कोर्ट के लिए मैंडेटरी होगा, अगर ये चाहता है कि मैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करूं और कॉम्पनसेशन के लिए प्रे करूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ,
तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को मैंडेटरी है कि वो अलाउ करे इसको, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए कोर्ट मना नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, राइट। तो अब इस केस में क्या हुआ, इसने क्या मांग लिया, कॉम्पनसेशन मांग लिया अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स करके, पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगा था, साथ साथ में क्या मांग लिया, कॉम्पनसेशन भी। तो इस केस में कोर्ट क्या कर देगा, कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर देगा अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो, राइट। अब अगर हम इसका सबसेक्शन 3 देखें 21 का, तो ये कहता है, देखिए, if in any such suit the court decides that specific performance ought to be granted but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and that some compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। कोर्ट को अगर लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कंप्लीट जस्टिस करने के लिए हमें कॉम्पनसेशन भी अवार्ड करना चाहिए, तो कोर्ट इन दोनों चीजों को अवार्ड कर सकता है, कॉम्पनसेशन भी दे सकता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दे सकता है। अब इसका जो सबसेक्शन 4 है, तो वो क्या बात करता है, इट सेज इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, अभी मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है, मैं आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा। तो सेक्शन ये क्या बोल रहा है कि अगर आप जब कॉम्पनसेशन दे रहे हो तो कॉम्पनसेशन किस हिसाब से दोगे, कॉम्पनसेशन आप सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, आप उस हिसाब से कॉम्पनसेट करोगे, राइट। तो 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है। जब दो पार्टीज के बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सामने वाली पार्टी जो ब्रीच करती है, द पार्टी विच इज एट द रॉन्ग, आई मीन विच हैज डन द रॉन्ग, उसे कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करना पड़ता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि सामने वाली पार्टी को कितना लॉस हुआ, राइट, जबकि इस पार्टी को कितना पता था कि मैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करूंगा तो उसको कितना फोर्सिएबल लॉस हो सकता है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो सेम जो प्रिंसिपल्स होंगे वो इस सेक्शन के अंडर भी उनको यूटिलाइज किया जाएगा, उनको अप्लाई करेगा कोर्ट वाइल अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, 5 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये बोलता है द सर्कमस्टांस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस सेक्शन। अब सिंपल सी बात है, एक ये जो एग्जांपल था कि अब इसकी तो शादी हो गई थी 29 को अमन की, अब उसके बाद अगर ये 5 क्विंटल वीट जो है, अगर कोर्ट इसको ऑर्डर भी करता है कि तुम दे दो, तो उस केस में 5 क्विंटल वीट अगर ये, तो उसका क्या करेगा, ये कोई मतलब ही नहीं है। शादी के लिए जरूरत थी, शादी तो हो गई, अब ये गेहूं का क्या करेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर केस जो है अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है अब वो दिया जाना संभव नहीं है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगी, कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकती है। और ऐसे केस में कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कॉम्पनसेशन देने, इस ऐसे केस में कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो खत्म नहीं हो जाएगा, बट स्टिल कोर्ट क्या कर पाएगा, कॉम्पनसेशन दे पाएगा, राइट। तो ये है बेसिकली सेक्शन 21 एंड सेक्शन 24। हमेशा हम सेक्शन 21 को सेक्शन 24 के साथ पढ़ते हैं, और लॉ को पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उसको इंटर रिलेट करके अलग अलग लॉस के साथ पढ़ो। तो अगर अब अभी देखें कि हमने सेक्शन 21 पढ़ा, तो सेक्शन 21 को हमने क्या किया, 21 सब सेक्शन 2 को हमने सेक्शन 24 के साथ रिलेट किया। फिर उसके बाद सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सेक्शन 21 में ही रेफर किया हुआ है। उसके अलावा हमने ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ क्या किया, सीपीसी रेफर किया, राइट। तो इस तरीके से अब एक इंसान जो केवल सेक्शन 21 लिखेगा उसको कुछ मार्क्स मिलेंगे, पर एक इंसान जो सेक्शन 21 को 24 से रिलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का 73 भी थोड़ा सा मेंशन करेगा, ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स भी मेंशन करेगा, तो ऑब्वियसली उसको ये क्या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे दूसरों से। तो हमेशा लॉ को इस तरह से इंटरलिंक करके पढ़ने की कोशिश आप लोगों की भी रहनी चाहिए, और मैं तो वैसे ही आपको पढ़ाता भी हूँ, राइट। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।